नमस्कार। आप देख रहे हैं डॉक्टर डेस्टिनेशन। डॉक्टर डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। अभी एक दिन पहले डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय का एक भ्रामक वीडियो फिर से आया और पब्लिक के बीच में अगेन बहुत सारी कन्फ्यूजन उसने क्रिएट कर दी उस वीडियो ने कि कोरोना वायरस होता है या नहीं होता, इसके प्रिकॉशन लें या नहीं लें, आदि आदि बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। इस वीडियो में उन्होंने फिर से बहुत सारे झूठ बोले और देश का नुकसान करा। एक एक करके आज उनके हर झूठ को बेनकाब करेंगे। जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, वो सबसे रिसेंट का वीडियो है उनका। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर सबसे पहला सेंटेंस डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं कि हर साल कोई ना कोई वायरस नाम बदल कर आता रहता है, क्योंकि फार्मा लॉबी डर का माहौल क्रिएट करना चाहती है लोगों के बीच में, ताकि बिलियंस और ट्रिलियंस कमाए जा सकें। आखिरी के 5 मिनट अच्छा, इस वीडियो पहला के प्रश्न बहुत आप इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपने ज़रूर से सुने। पूछिए, पिछले कुछ वर्षों में जितने भी वायरस आए हैं उनमें से कितनों की वैक्सीन तैयार कर ली फार्मा कंपनी ने? क्या HIV की वैक्सीन नहीं हुई ना? तो डर का माहौल क्रिएट करके किसी को क्या बेनिफिट मिल रहा है? अभी कोरोना वायरस की बात करते हैं। मास्क और सैनिटाइज़र की इस समय ज़्यादा बिक्री हुई, तो मास्क और सैनिटाइज़र तो ज़्यादातर छोटी फैक्ट्रियाँ ही बनाती हैं और उनके दाम भी रिटेल केमिस्ट ने बढ़ाए हैं, ना कि पीछे से बढ़े हैं। तो कौन से फार्मा जाइंट्स को इससे बेनिफिट हुआ? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा सवाल आप अपने से पूछिए, क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं आनी बंद हो गई हैं? क्या सुनामी, बाढ़, सूखा, बरसात, तूफान, चक्रवात आने बंद हो गए हैं? क्या यह भी सरकार ला रही है? इसे भी हजारों करोड़ों का नुकसान होता है देशों को। इससे किसका फायदा होता है? किसी का नहीं। आखिर महामारी महाबीमारी भी तो नेचुरल डिजास्टर ही है, बायोलॉजिकल डिजास्टर है ये। हजारों साल से ये महामारी चली आ रही हैं, जो गाँव की गाँव उजाड़ देती हैं, सभ्यता की सभ्यता खत्म हो जाती हैं। कितनी ही सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय होने का कारण आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वायरस बैक्टीरिया देता है। प्राचीन काल में तो कोई फार्मा लॉबी नहीं थी, ना ही तब कोई सरकार थी। राजाओं के समय के वैद्य तो आयुर्वेद में डॉक्टर विश्व स्वरूप से ज़्यादा ही ज्ञानी रहे होंगे या नहीं? जो राजवैद्य हुआ करते थे, वो फिर भी नहीं बचा पाए जनता को। आपको याद हो, कई सौ वर्ष पूर्व प्लेग नाम की जो चूहों से फैली थी महाबीमारी आई थी, जिसने करोड़ों जानें ली थी। तब तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं थी। स्पेनिश फ्लू ने भी कई करोड़ जानें ली थी। क्या वो भी झूठ था? यदि हर वायरस और हर बैक्टीरिया को हमारा शरीर मारने में सक्षम है, तो आप ही बताइए कि भारत में करोड़ों टीबी के पेशेंट कैसे हैं, करोड़ों मलेरिया के पेशेंट कैसे हैं, कैसे हुए करोड़ों डेंगू चिकनगुनिया पॉक्स के पेशेंट? इन बीमारियों से तो बार बार हमारा एक्सपोजर रहा है, फिर भी ये बीमारियां बार बार हमें क्यों पकड़ लेती हैं? क्यों लोगों की इम्यूनिटी ने इन वायरसेस को क्यों नहीं मारा? क्या आपने अपने आसपास टीबी के पेशेंट नहीं देखे? क्या ये भी झूठ है? आखिर ट्यूबरक्लोसिस तो सिर्फ बैक्टीरिया से ही होती है, फिर क्यों आपकी इम्यूनिटी इसके आगे हार जाती है? जबकि साधारण फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम तो अगर हो भी जाते हैं, पहली बात तो आपकी इम्यूनिटी हरा देती है, लेकिन फिर भी अगर खांसी जुकाम हो जाते हैं तो कुछ ही दिन में वो ठीक कर लेता है, 10-15 दिन, महीने में। तो फिर ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों को क्यों नहीं कर पाता ठीक? मलेरिया को अपने आप क्यों नहीं ठीक कर पाता? डेंगू को अपने आप क्यों नहीं ठीक कर पाता? क्या है आपके पास जवाब? आपके कॉन्सेप्ट से इसका जवाब निकलता है? मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप अपनी 3 स्टेप डाइट या जो भी PIP CIV जो भी आपके टोटके हैं, उनके माध्यम से एक आप साधारण ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को ही ठीक करके दिखा दीजिए। क्योंकि कोरोना के मरीज पर तो आप कह रहे हैं कि सरकार मुझे पेशेंट अवेलेबल नहीं करा रही एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप TB के पेशेंट को ही ठीक कर दीजिए आप। और ये भी बड़े दुख की बात है कि आप अपनी बातों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं करते। क्यों आप इस पर रिसर्च करके दुनिया के सामने पेश नहीं कर देते कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है बॉडी में आपके 3 स्टेप डाइट करने के बाद में, जिससे बड़े से बड़ा वायरस बैक्टीरिया मर जाएगा? साइंस तो चलती ही सिर्फ प्रूफ एंड वेरिफिकेशन पर है, पर आप तो सिर्फ बातें ही बातें करते हो। जब मन किया तो WHO के जर्नल को उठा लिया, जब मन करा तो उन्हें जो है झूठा कह दिया। अपने हिसाब से चेरी पिकिंग करते हो, हैंड हैंड पिकिंग करते हो आप।
तो अपनी सारी बातों को ये आप क्यों नहीं रिसर्च के माध्यम से समझाते, अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाते? वीडियो को पूरा पूरा सुने, तभी समझ में आएगी, अंत तक सुने। एक वीडियो में डॉक्टर साहब कह रहे थे कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना ऐसा है जैसे, एक उन्होंने फटा हुआ छाता दिखाया जिसके ऊपर छतरी नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, इसमें दो बातें हैं, या तो आप ये नहीं जानते कि कोरोना वायरस का जो वायरस है इसका साइज कितना होता है, और एक N95 मास्क कितने माइक्रोन्स के पार्टिकल को रोक सकता है, या आप ये नहीं जानते कोरोना वायरस इज़ अ फैमिली ऑफ वायरस। नोवल कोरोना एक कोरोना वायरस का म्यूटेशन से बना नया स्ट्रैंड है, ये पुराना वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस फैमिली का एक नया स्ट्रैंड है। और आप ये बात बार बार कहते रहते हो कि ये सदियों से हमारे बीच है, इसका मतलब आपके अनुसार WHO झूठ बोल रहा है कि ये नया स्ट्रैंड है। तो आपके अनुसार तो WHO झूठा हुआ, तो आप फिर अपनी बातों का प्रूफ खुद क्यों नहीं देते? लैब एक्सपेरिमेंट कीजिए। और यदि यह पुराना वायरस है तो अचानक से 4 लाख लोग कैसे बीमार पड़ गए, कैसे देशों में जो कब्रिस्तान भी कम पड़ गए, ऐसा क्यों हुआ है अचानक? और यदि ये वायरस पहले से ही है आपके अनुसार, तो ये बताइए कि जो लोग विदेशों से आ रहे हैं वही क्यों पॉजिटिव पाए जा रहे हैं इसके IgG और IgM टेस्ट में? जो भारत के लोग हैं वो नेगेटिव क्यों निकल रहे हैं? जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं वो उन्हीं के हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे हो जो विदेश से आया हो। कोई भी व्यक्ति जिसे मेरी बात का विश्वास ना हो, वो जाके किसी भी प्राइवेट लैब में, क्योंकि गवर्नमेंट की तो क्राइटेरिया में आप नहीं आएंगे क्योंकि आप विदेश से नहीं आए, किसी प्राइवेट लैब में जाके 4500 रुपये दे करके अपना कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं, और उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। यदि कोई व्यक्ति की नोवल कोरोना के संपर्क में नहीं आया तो उसका टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, जबकि वो तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे अंदर भी होता है, हमारे आसपास भी होता है, ये तो पुराना वायरस है। तो ऐसा क्यों है कि जो विदेश से आ रहे हैं उन्हीं का पॉजिटिव क्यों आ रहा है? और मान भी लेते हैं अगर आपके अनुसार पुराने वायरस को ही दोबारा प्रोपेगेंडा के थ्रू डराया जा रहा है पब्लिक को, तो फार्मा कंपनीज क्या इतनी बेवकूफ़ है, उन्होंने नया नाम क्यों नहीं रखा, पुराना नाम ही क्यों दिया कोरोना वायरस? क्या फार्मा लॉबी इतनी मूर्ख है? कारण क्या है जानते हो क्यों? क्योंकि ये पुराने वायरस का ही म्यूटेशन से बना प्रारूप है। और अधिक इस बारे में जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो को देखें। असली समस्या ये है, लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने में मज़ा आता है, इसलिए यूट्यूबर्स ऐसी ही रोमांचक किस्से कहानियाँ सुना के पॉपुलैरिटी लेते हैं, और साथ में ये भी कहते रहेंगे मेरी ये वाली वीडियो यूट्यूब ने बैन कर दी, वो वाली वीडियो फेसबुक ने बैन कर दी। इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये एल्गोरिथम के हिसाब से चलते हैं। कोई आदमी बैठ के इसमें किसी की वीडियो डिलीट नहीं करता, किसी का कोई लेना देना नहीं होता, एल्गोरिथम के हिसाब से चलता है। आपने कोई कॉपीराइट वायलेशन करा होगा, कुछ करा होगा तो डिलीट करके होगी, ऐसे तो हज़ारों वीडियो हैं, वो तो डिलीट नहीं होती, क्यों होगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी हर वायरस हर बैक्टीरिया से लड़ लेगी। ये चीज़ डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर। पहला, जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आया है उसका म्यूटेशन और रेप्लिकेशन रेट क्या है, इसकी बात मैं पिछली वीडियो में ढंग से करी है मैंने विस्तार से। उसे समझने के लिए डॉक्टर डेस्टिनेशन का पिछला वीडियो देखें, पर फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ। यदि किसी वायरस का म्यूटेशन रेट स्लो होता है तो उसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है, और यदि उसका म्यूटेशन रेट फास्ट होता है तो उसकी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती। ऐसा इसलिए है कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपना प्रारूप चेंज करता है, आउटर स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, और हमारा हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो किसी वायरस बैक्टीरिया को के आउटर स्ट्रक्चर से पहचानता है। जब वही बदल जाएगा तो कैसे पहचानेगा? तो वैक्सीन पहचानने के सिद्धांत पे काम करती है। चाइना में जब ये आउटब्रेक हुआ, जब फैला, तो उन्हें काफ़ी टाइम तो ये समझने में लग गया ये कहाँ से फैला है, क्या इसका सेंटर है, स्रोत रहा है। तो उन्होंने अपनी स्टडी में यही पाया है कि ये जो कोविड-19 आउटब्रेक है, ये सारस SARS CoV-1 के ही म्यूटेशन का नतीजा है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। हमारी बॉडी ने इस सारस CoV-2 को कभी पहले नहीं देखा, इसीलिए जैसे ही हमारी बॉडी में आ रहा है हम बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी भी बॉडी में जा रहा है वो बीमार पड़ रहा है। दूसरा फैक्टर होता है रेप्लिकेशन रेट, या मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन रेट कह लो, मतलब वायरस कितनी तेज़ी से आपके शरीर में जाने के बाद पनपता है। रेप्लिकेशन रेट का मतलब ये होता है, यदि वायरस बहुत तेज़ी से पनपेगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हार जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। ये पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा और विस्तार से बताया है।
जो भी महामारियाँ होती हैं उन वायरसेस का रेप्लिकेशन रेट हाई होता है, और नॉर्मल डेली बेसिस वाले जो वायरसेस होते हैं, जैसे फ्लू, जिनसे फ्लू हो जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड हुआ, तो इनका रेप्लिकेशन स्लो होता है, इसलिए आप उनसे रिकवर कर जाते हैं, प्लस वो बॉडी में आता है तो भी हरा देता है, आप बीमार भी नहीं पड़ते। तो आप उसके लिए 3 स्टेप डाइट लें चाहे ना लें, चाहे कोई होम्योपैथी की दवाई लें ना, चाहे ना लें, चाहे एलोपैथी की दवाई लें ना लें, वो आप ठीक हो ही जाओगे सप्ताह 10 दिन 15 दिन 20 दिन में। 3 स्टेप डाइट तो ये जो आज ये सब जो टोने टोटके हैं, ये सब तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, इनसे कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा जब बुखार वगैरह चढ़ता है वायरल का, तो उसमें पैरासीटामोल वगैरह ली जाती है, ताकि सिर ज़्यादा ना तपे। ज़्यादा शरीर का तापमान बढ़ने से और ऑर्गन फेलियर के नुकसान रहते हैं, इसीलिए ये दवाई ली जाती है। इनसे इनसे आपका वायरल दूर नहीं होता, पैरासीटामोल का काम होता है टेम्परेचर को लो करना, बस। आगे डॉक्टर विश्वस्वरूप कहते हैं कि एयरपोर्ट सील करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि WHO ये कहता है कि वायरस एयरबोर्न है, एयर में ट्रैवल कर सकता है। अरे डॉक्टर साहब, क्यों मूर्ख बना रहे हो? WHO ने ये भी तो कहा है कि एयर में इस वायरस का सर्वाइवल रेट 2-4 घंटे का है। 2-4 घंटे से ज़्यादा वायरस एयर में सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली का एग्जाम्पल लेता हूँ, और वुहान जो इस वायरस का सेंटर रहा है, उसकी दूरी कितनी है? लगभग 3,500 किलोमीटर के आसपास। अब आप ही बताइए, यदि विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की भी हम मान लें, जो अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने स्काई स्क्रैपर हैं, बिल्डिंग्स हैं चाइना में, फिर भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लें, तो वुहान से दिल्ली तक वायरस को आने में 350 घंटे लगेंगे। अरे भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है, 3500 डिवाइडेड बाय 10। तो जिस वायरस की लाइफ 2-4 घंटे है, वो क्या 350 घंटे जिंदा रह पाएगा? और यदि ऐसा होता, तो भारत के चाइना बाउंड्री राज्य तो ख़त्म हो गए होते महामारी से, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ। और आप ही बताइए, क्या वायरस इतनी दूर बिना नष्ट हुए आ सकता है? आगे वो स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि लॉकडाउन सरकार किस लिए चाहती है, और सरकार का क्या उद्देश्य है लॉकडाउन के पीछे। फिर वो इस सरकारी आदेश की आलोचना करते हुए कहते हैं कि 22 फरवरी की जामा की रिपोर्ट के अनुसार एक मरीज में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 10 दिन बाद भी, 2 बार नेगेटिव आने के बाद भी। पहले तो डॉक्टर साहब ज़रा दिखा दीजिए कि जामा में एग्जैक्टली ये कहाँ लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब वीडियो बनाता है, तो जो भी डेटा और फैक्ट्स का इस्तेमाल करता है, उसे अपने सोर्सेज और रेफरेंसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट में देता है, ताकि व्यूवर्स उसे एसेस कर सकें, उसे देख सकें कि आप कितना सच बोल रहे हैं, और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकें। अब जिस जर्नल की आप बात कर रहे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो 22 तारीख का जामा की रिपोर्ट है, और व्यूअर्स उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। इस जर्नल में इंक्यूबेशन पीरियड नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कब वायरस एंटर करा और कब आपकी बॉडी ने सिम्टम शो करे। तो इस टाइम पीरियड को उस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इतनी सी बात आपको नहीं पता, और आपने पूरी कहानी कर दी। डॉक्टर साहब, थोड़े बेसिक्स तो पढ़ लीजिए, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। WHO ने भी 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड माना है नोवल कोरोना का। नोवल कोरोना वायरस इज अ डिफरेंट थिंग देन कोरोना वायरस। और चलिए, आपकी काल्पनिक बात भी सच मान लेते हैं, तो क्या ये डबल एक्सपोजर का केस नहीं हो सकता? क्या बीमारी चाइना से अमेरिका से फरवरी महीने में ही ख़त्म हो गई थी? बीमारी तो अभी तक चल रही है, तो क्या ये डबल एक्सपोजर का केस नहीं हो सकता? तो जितने भी डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय के फॉलोअर्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या आप खुद अज्ञानी हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं, और क्यों कोई भी चीज़ आप अपनी रिसर्च के माध्यम से शो नहीं करते। जब आपका मन चाहा तब आपने जामा की रिपोर्ट का इस्तेमाल करा, जब आपका मन चाहा आपने जामा की रिपोर्ट को झुठला दिया, आपने WHO को झुठला दिया। भाई, जो अमेरिका जर्नल है, वो भी तो WHO को ही रिपोर्ट करता है, तो फाइनली तो WHO ही डिसाइड करता है। फाइनल आउटकमिंग्स कौन देता है? WHO। तो जब आप उसे झुठला रहे हो, तो जामा की रिपोर्ट कैसे सही हुई? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग अज्ञानता से बाहर आएँ और लॉकडाउन का पालन करें, और जो भी जो सरकारी नियम है उनका पालन करें,
हाँ, मैं मानता हूँ कि सरकार अगर पहले ही एयरपोर्ट ब्लॉक कर देती, वहाँ पर चूक हुई है सरकार के द्वारा, मैं मानता हूँ। लेकिन अब जो हो चुका है हो चुका है। अब आगे लॉकडाउन का पालन करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें।